एक बार भाई सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। कल हमने सहकर्मक और अकर्मक वाले पर बहुत जोर दिया था। आप बताएंगे सहकर्मक और अकर्मक आपने प्रैक्टिस की? मैंने कहा था कि अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है भाई, बताएंगे सभी बच्चे। हाँ जी, आवाज आ रही है। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, तो हर महादेव। चलो बताओ, क्या आपने कल सहकर्मक अकर्मक पढ़ा अच्छे से? हम्म। हाँ जी। आप पे मैम फोन नहीं लगता है? फोन क्यों नहीं लगता है? व्हाट्सएप कॉल कर लिया करो। ठीक है। चलो तो भाई क्रिया, कोई भी डाउट हो भेज दिया करो, मैसेज भेज दिया करो। ठीक है। आते तो बहुत सारे डाउट है, इंस्टाग्राम पर भी आते हैं, टेलीग्राम पर भी बच्चे भेजते हैं। ठीक है। और व्हाट्सएप पर भी भेजते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर उन बच्चों का आता है जो बैच परचेज कर चुके हैं, कि मैं अपना व्हाट्सएप नंबर हर किसी को नहीं देती। सभी को राम राम। तो हमने क्रिया में भाई पूरा दिन हमने सहकर्मक और अकर्मक में लगाया था अपना टाइम। किस में लगाया था? सहकर्मक और अकर्मक में। क्यों लगाया था? ताकि आपका क्या हो जाए, तैयार हो जाए। क्या? सहकर्मक और अकर्मक। ठीक है भाई। ये रहा। एक दूसरी परिभाषा भी बताई थी कि जहां क्रिया का फल कर्ता को मिले वो अकर्मक, जहां क्रिया का फल कर्म पर मिले उसको सहकर्मक। क्या बात है, आज आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही है? नहीं, आवाज तो बिल्कुल सही है। चलो भाई, अब देख लेते हैं सहकर्मक। ये बात तो मैंने आपको बता दी कि क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलेगा, क्रिया के पास जाओगे। राम, एक मिनट भाई। देखो, क्या लिखता है? मैं क्या लिखता हूँ? जवाब मिला पत्र। राहुल क्या खाता है? जवाब मिला खाना। वह क्या तोड़ता है? जवाब मिला फल। सत्येंद्र आगरा जाता है। बताओ भाई, ये टाइपिस्ट। रुको भाई। आगरा तो स्थान हो गया भाई, स्थान। नन्नी क्या करती है? तो जवाब मिला कि नन्नी, नन्नी तो भाई काम करती है। क्या करती है? काम करती है। तो भाई ये सहकर्म के उदाहरण है। बात क्या थी वो कल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है। आपको ये भी बता दिया था कि सहकर्मक और सहकर्मक के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। भाई देखो, यहाँ एक कर्म है, क्या खाया? खाना। क्या पढ़ती है? पुस्तक। क्या पढ़ता है? अखबार। तो इन सारों में क्या है? एक कर्म है। और भाई जिनमें एक कर्म हो वहां एक कर्मक। ठीक है। अब यहाँ एक बात याद रखना, जिस वाक्य में
को विभक्ति होगी, ये को विभक्ति, ये को विभक्ति, ये को विभक्ति, तो सदैव इससे पहले वाला, सदैव इससे पहले वाला शब्द आपका क्या होगा? कर्म होगा। क्या होगा जी? कर्म होगा, सदैव, हमेशा। तो यहाँ राहुल ने सुशासन को पेन दी, तो देखना कि को, जहां को विभक्ति चिन्ह है, को से पहले वाला हमेशा क्या होगा? कर्म होगा। ठीक है भाई, क्या है? कर्म होगा। अब देखो, अब क्या से पता करो, एक बात तो बता दी कि जो को से पहला शब्द होगा वो आपका कर्म होगा। अब देखो क्या दी, सुशांत को क्या दी? पेन दी। ठीक है, क्या पकड़वा दिया? तो भाई चोर पकड़वा दिया। क्या दिए? तो जवाब मिला पैसे दिए। क्या दिए? पैसे दिए। तो मतलब इसीलिए तो कहते हैं कि वाक्य में पर्सन क्रिया के पास जाओ, क्या और किसको लगाकर आप पूछो कि क्रिया से पूछो और क्या और किसको लगाकर जो आपको जवाब मिलेगा वो आपका कर्म होता है। याद रखना कि जिस शब्द के बाद को विभक्ति होगी वो जो ये वाला शब्द है वो हमेशा आपका कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। यहाँ पे भी भाई एक बात है, वो क्या कि देखो, अब देखो ये जो को विभक्ति है ये क्या है? को विभक्ति। देखो अब देख लेना ध्यान से, ये रही को विभक्ति, को विभक्ति, को विभक्ति। जो ये को विभक्ति से पहला शब्द होगा वो हमेशा कर्म होगा। और कैसा कर्म होगा? वो भाई गौण कर्म होगा, गौण कर्म होगा। ठीक है, और हमने पूछा क्या दिया? पेन दी। क्या पकड़वा दिया? चोर पकड़वा दिया। क्या दिए? पैसे दिए। तो जो जवाब आपको क्या से मिलेगा वो आपका क्या होता है? मुख्य कर्म होता है। क्या होता है भाई? मुख्य कर्म होता है। याद रखोगे? लिखने का क्या, आप पूरा पीडीएफ निकलवाने ना, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो समझे, जो को से पहला शब्द होगा वो गौण कर्म होगा, और जो जवाब आप क्रिया से क्या करने पर आपको मिलेगा वो आपका मुख्य कर्म होगा। क्या होगा? मुख्य कर्म होगा। ठीक है, ये बात याद रख लेना कि कर्म आपका सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है। अगर आपको क्या का प्रश्न करके जवाब मिले तो वो मुख्य कर्म, और आपको किसको लगाकर जवाब मिले तो वो हमेशा क्या होता है? सजीव होता है और गौण होता है। ठीक है, और क्या वाला तो सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है। ये वैसे ये बात आज तक पूछी नहीं गई, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जैसे स्वाति मैम ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अब को से पहले जो शब्द है वो क्या है? छात्र। समझ लो ये आपका क्या है? गौण कर्म है। और याद रखना ये गौण कर्म कैसा होगा? सजीव होगा। ठीक है, ये तो सजीव ही होगा। मैंने पूछा क्या पढ़ाई, जवाब मिला हिंदी, ये आपका मुख्य कर्म है। और भाई ये सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है, ये सजीव और निर्जीव कुछ भी हो सकता है। राम ने रमेश को कार दी, तो देखो को से पहले रमेश है, ये क्या है? आपका गौण कर्म है। और ये गौण कर्म के साथ साथ क्या है भाई? ये सजीव भी है। क्या दी, जवाब पूछो क्या दी, तो इसने बोला कार दी, ये आपका मुख्य कर्म है। ये क्या है? ये आपका सजीव निर्जीव कुछ भी हो सकता है। वो कैसे? देखो, मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया, वो मैंने पूछा क्या पकड़वा दिया? चोर। तो देखो यहाँ चोर क्या है? चोर यहाँ सजीव है। पेन क्या है? निर्जीव है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य कर्म होगा वो आपका सजीव निर्जीव दोनों होगा, लेकिन जो गौण कर्म होगा मतलब जो को से पहले होगा वो आपका सदैव सजीव होगा। क्या होगा? सदैव सजीव होगा। ठीक है भाई, लिखना बाद में। अब हमने पढ़ लिया भाई, क्रिया के भेद पढ़े थे हमने, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? ये रहे क्रिया के भेद।
ये सारी बातें कल बताई थी कि देखो कैसे सोना यहाँ अकर्मक है और कैसे यहाँ सोना सकर्मक भी हो गया। तो ये वाक्य के प्रयोग को कभी भी मत कह देना कि ये 100% अकर्मक है, नहीं। वाक्य प्रयोग से कभी कभी ऐसे वाक्य बन जाते हैं कि अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाती है। हमने पढ़े थे क्या भेद। हाँ, तो देखो भाई, हमने जो पढ़े ना सकर्मक और अकर्मक, वे हमने पढ़े कर्म रचना सजावट के आधार पर। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम किसके भेद पर पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भाई धातु ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला क्रिया का भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। इसमें आप एक बात याद रखेंगे, क्या कि इसमें आप काम खुद नहीं करोगे, इसमें क्रिया आप खुद से नहीं करोगे, आप काम दूसरे से करवाओगे, आप काम दूसरे से करवाओगे। कहने का मतलब ये है इसमें से या के द्वारा विभक्ति आएगी। क्या आएगी? से या के द्वारा विभक्ति आएगी। देखो भाई, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके दूसरों को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। दोनों की दोनों एक ही बात कहती है, दोनों की दोनों एक ही बात कहती है। वॉइस आ रही है भाई, आ रही है। एक ही बात कहती, दोनों एक ही बात कहती। आ रही है वॉइस, बिल्कुल सही है वॉइस। आप एक बार रिफ्रेश करें। अरे साउंड है, मैं भी अब यहाँ चेक कर लेती हूँ। ठीक है। देखो भाई, यही बात एक लाइन में, यही बात इसमें। भाई कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, किसी और से कराएगा। और यही बात यहाँ कही कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके दूसरे को कराने के लिए कहेगा। ठीक है। तो ये क्या है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया है। मोटिवेट करोगे आप दूसरे को कि जा बाजार से बोला, जा मेरा पत्र लिख, जा मुझे निला दे, तो ये सब आप करोगे। ठीक है। अब आती है भाई प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। कैसे? एक तो प्रेरणा देने वाला और एक प्रेरणा लेने वाला। प्रेरणा लेने वाले आप हो, कैसे याद रखोगे? आप हो प्रेरित कर्ता और मैं हूं प्रेरक। कौन हूं मैं?
मैं कौन हूं? प्रेरक। और आप कौन हो? प्रेरित। मैं कौन हूं? प्रेरक। और आप कौन हो? प्रेरित। क्योंकि मैं बोलूंगी और मैं आपको पढ़ने के लिए फोर्स करूंगी, मैं आपको मोटिवेट करूंगी, आप पढ़ोगे। तो प्रेरित आप हुए, प्रेरक मैं हुई। तो भाई यही प्रेरक करता और प्रेरित करता है। देखो कैसे, परिभाषा नहीं एग्जाम्पल से समझते हैं। नन्ही गौरव से काम करवाता है। भाई नन्ही कौन है? नन्ही समझ लो मैं हूं। कौन है? प्रेरक करता। ये है भाई प्रेरक, क्योंकि ये गौरव से काम करवाता है। किसको प्रेरित करता है? गौरव को प्रेरित करता है। तो भाई ये प्रेरित करता है। ठीक है। मैंने क्या कहा था? प्रेरणार्थक क्रिया में, प्रेरणार्थक क्रिया में से विभक्ति आएगी। से विभक्ति, से विभक्ति, से विभक्ति आएगी। क्यों? क्योंकि जो ये से विभक्ति है ये साधन का काम है। ठीक है, क्रिया का साधन है। करवाने की क्रिया गौरव से हुई, लिखवाने की क्रिया रमेश से हुई, बाल कटवाने की क्रिया नाई से हुई, पत्र लिखवाने की क्रिया अर्जुन से हुई, फूल तुड़वाने की क्रिया माली से हुई। तो यहाँ माली, अर्जुन, नाई, रमेश ये सब क्या है? ये साधन है इन क्रियाओं के लिए। तो इसलिए कहते हैं क्या कि प्रेरणार्थक क्रिया में आपको से विभक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी? से विभक्ति मिलेगी। और से पहले जो होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका प्रेरित करता होगा। क्या होगा जी? वो आपका प्रेरित करता होगा। वो आपको, आप प्रेरित हो जाओगे। मैंने क्या कहा है? देखो, राम रमेश से पत्र लिखवाता है, यहाँ राम प्रेरक है और रमेश जो पत्र लिखता है वो क्या है? प्रेरित है। नरेश ने नाई से बाल कटवाए, तो यहाँ नरेश क्या है? प्रेरक है। मुनेश क्या है? प्रेरक है। मोहन क्या है? प्रेरक है। और रमेश से, गौरव से, नाई से, अर्जुन से, माली से, ये क्या है? ये आपके प्रेरित करता है। प्रेरित करता वो होता है जिसने क्रिया को किया है। नन्ही, नन्ही गौरव से काम करवाता है। जहां आप डिसाइड ना कर पाए, ज्यादातर नाम के मामले में, ठीक है भाई नमन दुबे जी, जहां आप डिसाइड ना कर पाओ कि भाई ये नाम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो वहां आप पुल्लिंग वाली क्रिया ले लेना। ठीक है, नन्ही दोनों का नाम होता है। वो आप प्यार से लड़की को भी कह सकते हो, लड़के को भी कह सकते हो। लेकिन अब क्या करे भाई, आपको जब आप पता ना कर पाओ तो पुल्लिंग वाली क्रिया ले लेना। ठीक है, तो ये था भाई प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम और द्वितीय क्रिया। अब आता है भाई, एक चार्ट बना लेते हैं। क्या? मैंने आपको पढ़ाया था धातु, और मैंने क्या कहा था? अगर उसमें आप ना जोड़ दोगे तो सामान्य धातु क्या मिलेगी? सामान्य धातु। अगर आप उसमें प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, देखो दो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ये रही भाई। ठीक है, अब हम धातु रूप ले लेते हैं। ठीक है, देखो हमने पहली ले ली हंस, मैंने पहली ले ली लिख, मैंने लिख ली पढ़, मैंने लिख ली जा। ठीक है, एक आधा यहां से ले लेते हैं भाई। सुन ले ली, चल ले ली। ठीक है, सुन, चल ले ली। ठीक है भाई, ये क्या है? तो आप बोलोगे मैम ये तो धातु रूप है जहां से धातुओं का जन्म हुआ। ठीक है, अब अगर आप इन्हीं मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगी? तो आप बोलोगे मैम हमको सामान्य धातु मिलेगी। क्योंकि आप धातु का ज्यादातर प्रयोग करते हो ना, तो ना प्रत्यय लगा कर करते हो। ठीक है, सुनना। ठीक है भाई, अब बात आती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की। किसकी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की। ये मैं क्यों लिख रही हूं
पता है ये मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक ऑप्शन में आपको ये मिलेगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी रहती है। ठीक है भाई। हाँ, प्रेरक। देखो मैं आपको पढ़ाने का काम कर रही हूँ, मैं आपको लिखवाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, तो जहां से विभक्ति आए तो समझ लो से पहले वाला आपका प्रेरित करता है। अब देखो भाई, अब देखो यहां था ना प्रत्यय, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनेगी अब देख लेना। आप बोलो हंसाना, क्या बोलो? हंसाना। लिखाना, अब यही अंतर समझ लेना, कभी कंफ्यूज रहो। पढ़ाना, क्या? पढ़ाना। सुनाना, और आपका क्या होगा? चलाना। देखो कितना अंतर है, कितना अंतर है। यहाँ चलना लिखा है, यहाँ चलाना लिखा है, यहाँ सुनना लिखा है, यहाँ सुनाना लिखा है, यहाँ पढ़ना लिखा है, यहाँ पढ़ाना लिखा है। तो यहाँ आपने क्या जोड़ा? यहाँ आपने क्या जोड़ा? आना जोड़ा। क्या जोड़ा जी? आना। यहाँ तो आपने आना प्रत्यय जोड़ा, यहाँ आपने ना प्रत्यय जोड़ा, और यहाँ आप क्या जोड़ोगे? वाना। किस में जोड़ोगे वाना? मूल धातु में जुड़ रहे हैं ये सब। तो चलो भाई, चलो भाई दूसरा लो। देखो हंसवाना, क्या बोलोगे? हंसवाना। लिखवाना, अब देखो लिखवाना, पढ़वाना, सुनवाना, और आपका चलवाना। अब बात आती है यहाँ एक चीज की, वो क्या? कि आपको इन तीनों ऑप्शन में से, देखो भाई याद रखना, यहाँ यहाँ ना है, यहाँ आना है, यहाँ वाना है। तो जहां ना प्रत्यय मिल जाए वहां सामान्य क्रिया, जहां आना प्रत्यय मिल जाए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जहां वाना मिल जाए वहां द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसे दे देगा, ये ज्यादा देगा ऑप्शन में और पूछ लेगा प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है। एक ऑप्शन में आपको आना प्रत्यय भी जुड़ेगा। तो बच्चे क्या करते हैं एग्जाम टाइम में? जल्दी 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 में चलना पर क्लिक करके आ जाते हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो भाई ये थी आपकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। यही बात यहीं लिखी है, सेम यही बात, आना और वाना। ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ नन्नी, नन्नी गौरव से काम, देखो सिंपल सी बात है, नन्नी गौरव से काम करवाता है तो नन्नी यहाँ प्रेरक करता है, काम को करवाने वाला, काम को करने वाला प्रेरित होता है। गौरव ने काम किया, भाई जिसने काम किया वो प्रेरित, जो काम करवा रहा है वो प्रेरक, सिंपल सी बात। ठीक है भाई। तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब आती है पूर्वकालिक क्रिया, इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है एग्जाम में। कभी आप सोचो कि एग्जाम्पल से काम चल जाए, तो क्या आती है? पूर्वकालिक क्रिया। तो देखो भाई, पूर्वकालिक क्रिया में आपको क्या याद करना है? जहां कर मिले, देखो कर 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 कर, वहां क्या होगी? कहाँ क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। जिस क्रिया में आपको कर मिले वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब देखो पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा, पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, जो पहले समय में क्रिया पूर्ण हो गई हो। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाए, पहले वाली क्रिया, पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। वह नहाकर खेलने गया, तो नहाकर भी क्रिया है, खेलना भी क्रिया है। तो भाई इस क्रिया को करने से पहले इसने नहाकर, जो नहाने की क्रिया है वो पूरी की, तो जो ये पहले वाली क्रिया होगी ये आपकी क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। और इसमें कर आएगा, क्या आएगा? इसमें कर आएगा। कर, नहाकर, पीकर, बैठकर, सोकर, दौड़कर, खेलने गया, ठीक है, पढ़कर, विद्यालय गया। तो मतलब यहाँ आपको कर मिलेगा। क्या मिलेगा जी? कर। किसमें मिलेगा?
क्रिया में कर जोड़ दोगे, जब मूल क्रिया में कर जोड़ दोगे तो वहां आपको पूर्वकालिक मिलेगा। अब आता है नाम धातु क्रिया। जो काम करवाएगा उसे प्रेरक कहा जाएगा। जो काम करवाएगा उसे प्रेरित कहा जाएगा, और जो काम करेगा उसको उसको प्रेरित कहा जाएगा। ठीक है भाई। अब आती है नाम धातु क्रिया। देखो नाम का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा था, संज्ञा का मतलब नाम है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं संज्ञा है, ठीक है। देखो अगर आप पढ़ने के साथ साथ लिखोगे तो मैं ये गारंटी देती हूँ आपका पॉइंट आप कुछ ना कुछ गलत करोगे, ठीक है। अगर आप अगर आप पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स बनाओगे तो आप सच में गलत लिखोगे। ये हर बच्चे की हैबिट होती है, ठीक है भाई, हमारी भी थी। हमसे भी कुछ ना कुछ गलत लिख दिया जाता था। ठीक है भाई। अब देखो टाइम दिया है, ठीक है। प्रेरित करता काम करने वाला, बिल्कुल। और प्रेरक काम करवाने वाला, क्योंकि वो प्रेरक का काम करता है, मोटिवेट। अब देखो भाई, जब संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। पहले तो यहां समझो नाम से, नाम धातु इस नाम से समझो। देखो नाम का मतलब होता है संज्ञा, और भाई संज्ञा के स्थान पर हम क्या प्रयोग करते हैं, सर्वनाम भी प्रयोग करते हैं। और इन दोनों की विशेषता कौन बताता है, भाई विशेषण बताता है। तो समझ लीजिए कि नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम विशेषण हम तीनों में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण करेंगे। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे कि नाम धातु आ गया, तुरंत ऐसे ही याद रखना है, नाम आ गया भाई, नाम, और नाम होता है संज्ञा। और संज्ञा की जगह क्या हम क्या रख सकते हैं, सर्वनाम भी रख सकते हैं। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, भाई वो तो विशेषण भी बताता है। इसका मतलब नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में हम प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारे पास नाम धातु क्रिया बनकर आ जाएगी। ठीक है, आप बताओ समझ आई ये बात, कैसे बोलोगे अपने माइंड में। देखो आप कैसे याद करोगे, यहाँ देखो। देखो पहली मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रिया करवाई है। प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें आपको याद करना है कि भाई कर्ता काम खुद नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया तो माँ यहाँ सामान लेने खुद नहीं गई, पिताजी से करवाया। तो माँ कौन हुई, माँ हुई प्रेरक, और पिताजी क्या हुए, प्रेरित। पिताजी क्या हुए, प्रेरित हुए। तो प्रेरणार्थक क्रिया में ये आएगा, से विभक्ति का यूज होगा। ठीक है, क्या होगा, से विभक्ति का यूज होगा, किसके बाद, प्रेरित कर्ता के बाद। ठीक है भाई। अब आता है प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आप धातु में ना जोड़ दोगे तो सामान्य क्रिया, आना जोड़ दोगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, वाना जोड़ दोगे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। फिर आता है भाई पूर्वकालिक क्रिया। क्या आता है, पूर्वकालिक क्रिया। भाई जहां कर मिले क्रिया में, जहां कर प्रत्यय मिले तो समझ लीजिए क्या है, आपका पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है भाई, हाँ।
नाम धातु क्रिया, यहाँ आ गया नाम, और नाम क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम भी प्रयोग कर लेते हैं। दोनों की विशेषता विशेषण बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम धातु क्रिया वह क्रिया हुई जिसमें आप संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बना सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हम बात में, बात क्या है? अरे बात संज्ञा है, संज्ञा। अगर आप इसमें क्या कर लोगे, क्या जोड़ लोगे? ज्यादातर इयाना प्रत्यय जुड़ता है भाई, इयाना प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा भाई? बतियाना बन जाएगा। अगर मैं विशेषण की बात करूं, मैंने लिखा गरम, तो जब आप इसमें आना प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? गरमाना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गरमाना। तो भाई यही है लाज, शर्म, लाज। ये क्या है भाई? ये लाज आपकी क्या है? संज्ञा है। और लाज में आना प्रत्यय जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अरे भाई नाम धातु बन जाएगा। तो आप समझे कि नाम धातु क्रिया, यहां लिख देती हूं मैं ये जो इतनी सारी बात लिखी है ना, मैं एक लाइन में लिख देती हूँ। संज्ञा ऐसे लिख देती हूँ भाई, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए। पेन बारीक कर लेती हूँ, ठीक है। संज्ञा, यही बात सेम अपनी कॉपी पर जरूर लिखना। सर्वनाम और विशेषण, इनमें जब आप कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे? ई याना, ई याना या आना प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? आपकी नाम धातु क्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी? नाम धातु क्रिया बन जाएगी। यही परिभाषा है और यही आपका क्या है? नाम धातु क्रिया है। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में ई आना या आना प्रत्यय जोड़ दोगे, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? नाम धातु क्रिया बनेगी। तो देखो भाई, देखो बात संज्ञा है, लात भी संज्ञा है, ई आना प्रत्यय जोड़ दिया। गरम विशेषण है, आना प्रत्यय जोड़ दिया। झूठ, कितना बड़ा झूठ, झूठ क्या है? संज्ञा, और इसमें आना प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, झुटलाना, लजाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यही प्रत्यय जोड़ो, और भी प्रत्यय, विभिन्न प्रत्यय प्लस विभिन्न प्रत्यय। जरूरी ही नहीं है कि ई आना आना ही प्रत्यय जुड़े। अरे भाई, और भी प्रत्यय जुड़ सकते हैं, वो शब्द के अनुसार होगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाम धातु क्रिया क्लियर हुई आपकी। और देखो ये रहा अपना, अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम है। और जब हम इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अपनाना। आपने यहाँ सिर्फ ना ही प्रत्यय जोड़ा है, तो जरूरी नहीं है कि ई आना आना ही प्रत्यय जुड़े, और प्रत्यय भी जुड़ सकते हैं। जैसे देखो यहाँ ना प्रत्यय जुड़ा है, अपना में ना प्रत्यय जोड़कर हमने नाम धातु क्रिया बना दी। ठीक है, तो ये आएंगे, बहुत सारे शब्द हैं। देखो चिकना क्या है? विशेषण, यहाँ भी ना प्रत्यय जुड़ा है, तो चिकनाना। ठंडाना में ना प्रत्यय जुड़ा है, शर्माना में आना प्रत्यय जुड़ा है, दुख में भी आना प्रत्यय जुड़ा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप ई आना या आना यही प्रत्यय जोड़ोगे, बहुत सारे हो सकते हैं भाई। कौन कौन से? बहुत सारे प्रत्यय हो सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं भाई, नाम धातु क्रिया के बाद आता है आपका नाम बोधक क्रिया। देखो कंफ्यूज मत होना, नाम धातु में और नाम बोधक में कंफ्यूज मत होना।
नाम बोधक क्रिया ये क्या कहती है? देखो वहां हमने क्या जोड़ा था, देखो ये बात ध्यान से सुनना। यहाँ हमने विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़े थे। क्या जोड़े थे? विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़े थे संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, तो हमें नाम धातु क्रिया मिली। अब आता है नाम बोधक क्रिया। यहाँ आप क्या करोगे? देखो सिंपल सी परिभाषा है, संज्ञा और विशेषण में आप क्या जोड़ोगे? यहाँ आप क्रिया जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? क्रिया जोड़ोगे और आपको क्या मिलेगा? नाम बोधक मिलेगा। क्या मिलेगा जी? नाम बोधक क्रिया मिलेगी। ये डिफरेंस समझे या नहीं? वहां आपने प्रत्यय जोड़ा, ठीक है, नाम धातु में प्रत्यय जोड़ा संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, यहाँ आप क्रिया जोड़ोगे और क्या मिल जाएगा? नाम बोधक मिल जाएगा। कैसे? देखो विनाश, पतन, लाठी, शर्म, निराश, दुखी, सुखी और काला, ये क्या है? ये संज्ञा है, ये विशेषण है। इनमें आपने कौन सी क्रिया जोड़ दी? इनमें आपने क्रिया जोड़ दी यहाँ विनाश करना, जरूरी नहीं है, होना क्रिया भी जोड़ सकते हो, ठीक है, विनाश करना, होना, ठीक है, विनाश पाना, मतलब जरूरी नहीं है। ये तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रही हूँ। आप जरूरी नहीं है कि करना ही क्रिया जुड़ेगी, कुछ भी जोड़ो, पर ऐसा बेफालतू का भी मत जोड़ना, वो जोड़ना जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। पतन करना, पतन होना, ठीक है, लाठी मारना, भाई लाठी तो मारी ही जा सकती है, लाठी पाना भी हो सकता है। शर्म करना, भाई शर्म की जाती है, ठीक है। और देखो होना, निराश होना, निराश करना, ठीक है, निराश रहना, देखो कितनी क्रिया जोड़ सकते हो आप। दुखी रहना, दुखी होना, दुखी करना, सुखी रहना, सुखी होना, सुखी करना, काला होना, काला पाना, है ना, काला करना, ठीक है भाई, कितनी क्रियाएं जोड़ सकते हो आप, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। दुख, दुख, दुख नहीं, दुख आपका भाववाचक संज्ञा है, दुखी आपका विशेषण है, ये विशेषण है भाई दुखी, दुखी क्या है? विशेषण, और दुख क्या है? दुख आपका संज्ञा है जी, संज्ञा, ठीक है। आप यहाँ दुख होना लिख सकते हो, दुख होना, कि भाई मुझे तो दुख हो रहा है, यहाँ दुख होना लिख सकते हो, लेकिन दुख आपका संज्ञा है और दुखी आपका विशेषण है। अरे बहुत समझाया था यही बात, गरीब गरीबी गरीबो, दुख दुखी दुखो, सुख सुखी सुखो, दुख भाववाचक संज्ञा है, दुखी विशेषण है, दुखो आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो नाम बोधक क्रिया, संज्ञा विशेषण में क्रिया जोड़ी, नाम बोधक क्रिया आपको मिल गई, ठीक है भाई। अब आता है भाई आपका क्या? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है भाई? ये दो क्रियाओं के योग के मेल से बनती है। किससे बनती है भाई? ये आपकी दो क्रियाओं से बनती है। क्या? संयुक्त क्रिया। क्या बनती है? संयुक्त क्रिया ये आपकी दो धातुओं से बनती है, दो क्रियाओं से बनती है। जैसे मैंने लिखा वह खाना खा चुका होगा, ठीक है। फिर एक शॉर्ट लाइन में बताऊंगी कि संयुक्त क्रिया क्या होती है। देखो चुका होगा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है। हाँ धातु है भाई, ये क्या है? आपकी मुख्य क्रिया है, ठीक है। अगर आप सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों को मिला दो तो आपकी क्या बनेगी? संयुक्त क्रिया बनेगी। दुखी होना, दुख देना, ठीक है, आप दुख होना दुख देना भी कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये बात लिख समझे, तो ये बात नोट करके लिख लेना क्या कि सहायक मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया अगर दोनों क्रिया आपको मिल जाए तो यहाँ आपका क्या बनेगा?
संयुक्त क्रिया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ दो क्रिया संयुक्त होगी। कौन कौन सी? भाई मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। बस यही आपकी क्या है? यही आपकी संयुक्त क्रिया की परिभाषा है। याद रहेगा? ठीक है, ठीक है भाई, याद रहेगा। देखो कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पानी बरसने लगा है, पानी बरसने लगा है। तो देखो भाई, बरसना ये आपकी क्या है? मुख्य क्रिया है। लगा है आपकी क्या है? सहायक क्रिया है। तो दोनों मिलकर क्या बन गई? संयुक्त क्रिया बन गई। अब देखो, पानी बरसने, अगर मैं लगा है को हटा दूं, पानी बरसने, तो आप इस वाक्य का पूरा अर्थ नहीं समझेंगे। लेकिन जैसे ही आपने पानी बरसने, जैसे ही आपने सहायक क्रिया लगाई, लगा है, तब आप इस वाक्य का अर्थ समझे। तो यहाँ से दूसरी परिभाषा निकलती है किसकी? मुख्य क्रिया की। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिलहाल ये बाद में देखेंगे। आप संयुक्त क्रिया को आपने पढ़ लिया, अब हम एग्जाम्पल देखेंगे भाई। ठीक है, क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। एक मिनट भाई, एक मिनट, संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, और हाँ, एक क्वेश्चन और है भाई, एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला, दोपहर में लोग सो रहे रहते हैं, सो सोते रहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, इसमें बताओ आप कौन सी मुख्य क्रिया है, कौन सी सहायक क्रिया है? ठीक है, बताओ। दीक्षा, दीक्षा लिखा करती होगी, दीक्षा लिखा करती होगी। अब आप बताओ, इसमें कौन सी मुख्य क्रिया है और कौन सी सहायक क्रिया है? ठीक है, बताओ भाई। मैं यहाँ रोज आया करता हूँ। अब बताओ, दो वाक्य मैं आपको यहाँ दे चुकी हूँ, है ना? पानी बरसने लगा है, वह खाना खा चुका। अब देखो, लोग सोते रहते हैं, सो रहे रहते हैं, सोते रहते हैं या सो रहे रहते हैं, दोनों ही सही है भाई, दोनों ही सही है। सो रहे होते हैं, हाँ, हम ऐसे लिखेंगे भाई, सो रहे होते हैं। ये ठीक, ये और बढ़िया है, बेस्ट है ये। ठीक है भाई, देखो, सो ये क्या है? मुख्य क्रिया। रहे होते हैं ये सहायक क्रिया। लिखा, सॉरी, लिखा मुख्य क्रिया, करती होगी सहायक क्रिया। ठीक है, आया मुख्य क्रिया, करता हूं सहायक क्रिया। ठीक है, तो भाई ये क्या थी आपकी? बिल्कुल सही। सो का मतलब सोना, मुख्य क्रिया। लिखना मुख्य क्रिया, और आना मुख्य क्रिया। करता हूं, होंगी, होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, बी वाली फॉर्म, इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैड, हैव बीन, हैड बीन। ठीक है, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये सब क्या है आपकी? ये सहायक क्रिया है। ठीक है भाई, सोना, रोना, हंसना, खाना, पीना, लिखना, दौड़ना, बैठना, गाना। ठीक है, ये आपकी मुख्य क्रिया है। पहुंचना, दौड़ना, ये आपकी मुख्य क्रिया है। ठीक है भाई, तो ये था आपका संयुक्त क्रिया। फिर चलेंगे भाई संयुक्त क्रिया के बाद। अरे यार, एक मिनट रुको भाई।
अब आता है कृदंत क्रिया। क्या आती है अब? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया सबसे पहले हम क्या करेंगे? ठीक है भाई, देखो कृदंत, अगर आप कृदंत की संधि विच्छेद करें तो ये कहता है कृत धन अंत, और कृत का मतलब क्रिया, कृत का मतलब क्रिया, तो ये कहता है कि कृदंत कहता है कृत प्रत्यय संयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये कृत प्रत्यय अंत का मतलब है कि ये जो कृत प्रत्यय है ये क्रिया के अंत में जुड़कर, आप सभी को पता है भाई कि जो प्रत्यय है ये आपके अंत में जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं। ठीक है भाई, तो देखो कृत प्रत्यय संयोग से बनने वाली क्रिया को हम कृदंत क्रिया कहते हैं। ये आपका सुपर टेट में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में टीचिंग का एग्जाम होता है सुपर टेट, उसमें पूछा गया था भाई ये कौन सा क्रिया, 4 ऑप्शन दिए थे और पूछा था कि इनमें से कृदंत क्रिया कौन सी है। तो भाई जहां से क्रिया निकल जाए समझ लो वो कृदंत क्रिया है। देखो अगर मैं पूछूं पठता तो क्या है? तो यहाँ ता प्रत्यय है, पठ धातु है, तो मतलब ये क्या है? कृदंत क्रिया है। उगता ऐसा नहीं है, यहाँ पठ धन ई भी जोड़ सकते हो आप, तो क्या पठी पढ़ी भाई पढ़ी। ठीक है, पढ़ धन ई तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो पढ़ी, पढ़ी भी आपका कृदंत क्रिया है क्योंकि इसमें मूल धातु है पढ़ और ई इसमें क्या है? प्रत्यय। तो भाई ये किससे बना है? ये कृदंत कृदंत प्रत्यय हो गया, मतलब ये क्रिया से बना है। जो शब्द क्रिया से विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़कर बने क्रिया के मूल रूप से, पर यहाँ धातु है। क्या है भाई? यहाँ धातु है। जब आप धातु में विभिन्न प्रकार के प्रत्यय जोड़ोगे तो वो आपकी कृदंत क्रिया कहलाई जाएगी। ठीक है, और प्रत्यय कोई भी जोड़ सकते हो आप, ऐसा नहीं है। ठीक है, ता जोड़ दो, ठीक है, ई जोड़ दो, ना जोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप आएगा कुछ भी, मतलब आप भूतकालिक जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, मतलब कृदंत क्रिया होगा भाई। अंतर भाई ये कृत प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? कृत प्रत्यय। देखो ये मैं आपको प्रत्यय में भी समझाऊंगी, चिंता ना करो, वहां तो सारा डाउट ही क्लियर हो जाएगा। एक होते हैं आपके कृत प्रत्यय, और ये कृत प्रत्यय आपके ये दोनों में आते हैं, संज्ञा में भी क्रिया में भी। ठीक है, तो देखो कोई क्रिया शब्द है, ठीक है, क्रिया शब्द है कोई, अगर हम उसके अंत में कृत प्रत्यय जोड़ दे, क्या जोड़ दे? कृत प्रत्यय जोड़ दे, तो आपकी क्या कहलाती है? वो कृदंत क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है जी? कृदंत क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने लिया पढ़ धातु, पढ़ क्रिया है और हमने इसमें ई जोड़ दिया, तो ये क्या बना? पढ़ी बन गया। ठीक है, अगर मैंने खा धातु में ता जोड़ दिया तो ये क्या बना? खाता बना। तो खाता अपना क्या है? ये खा धातु से बना है। अगर इसकी सामान्य क्रिया पूछ ले तो पढ़ना और खाना, इस तरीके से। तो क्रिया में, क्रिया या मतलब धातु रूप में अगर आप कृत प्रत्यय जोड़ दोगे तो आपको कृदंत क्रिया मिल जाएगी। क्या? और ये पढ़ी, ये जो ई आता है ना, जिसके अंत में ई आता है, आ आता है, ए आता है, ठीक है, या आता है, ये आता है, ये आता है, ये आपकी भूतकाल वाली क्रिया होती है। कौन सी होती है? भूतकाली क्रिया। देखो मैंने क्या लिखा? मैंने पत्र लिखा। क्या? मैंने एक वाक्य पूछ लिया, मैंने क्या? मैंने पत्र लिखा।
अंत में क्या आया, आ प्रत्यय आया, लिख में आ प्रत्यय जोड़ा तो लिखा बन गया। तो ये जो लिखा है ये आपकी भूतकालिक शब्द है, भूतकाल को दर्शाता है, और आ प्रत्यय जुड़ा है लिख धातु में, इसका मतलब ये क्या है, कृदंत क्रिया है। ठीक है भाई। मैं दिन रात सोया, क्या, मैं दिन रात सोया, समझ लो, सोया में या प्रत्यय आया है। आपको धातु लिखना है, धातु, आप क्रिया पर मत जाना। ठीक है भाई, मैं क्रिया हटाकर यहाँ लिख देती हूँ धातु। ठीक है भाई, क्या लिख देती हूँ, मैं यहाँ क्रिया को हटा देती हूँ और मैं यहाँ धातु लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्रिया का मूल रूप तो धातु ही होता है। अगर आप किसी धातु में कृत प्रत्यय जोड़ दोगे तो हमें कृदंत क्रिया मिलेगी। मैंने क्या लिखा, एक वाक्य, मैं दिन रात सोया, तो सो आपकी क्या है, धातु क्रिया है, धातु है, और मैंने या प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बना, सोया, और ये आपकी क्या हुई, ये आपकी कृदंत क्रिया हुई। ठीक है, क्या हुई, ये कृदंत क्रिया हुई। कृदंत क्रिया का मतलब होता है ये क्रिया से बना है, कृदंत क्रिया जो क्रिया से बने प्रत्यय जोड़कर। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपने कोई नाम ले लिया। देखो मैं, देखते हैं कोई अच्छा सा एग्जाम्पल याद आ जाए संज्ञा सर्वनाम का। देखो, एक होता है आसमान शब्द, आसमान में मैंने ई प्रत्यय जोड़ा, देखो यहां भी मैंने ई प्रत्यय जोड़ा, यहां भी मैंने ई प्रत्यय जोड़ा, तो ये क्या बना, आसमानी। लेकिन आपने देखा है ये आसमान क्या है, अरे ये आसमान आपकी संज्ञा है, संज्ञा, तो जरूरी नहीं है, यहाँ संज्ञा में ई प्रत्यय जोड़ा, आसमानी बना, इसको हम कृदंत क्रिया नहीं कहेंगे। यहाँ हमारा धातु आना चाहिए, क्या आना चाहिए, धातु रूप। यहाँ आसमान संज्ञा है, ये अंतर समझो। ये प्रत्यय तो आपको बहुत सारों में जुड़े पाएंगे, फोकस कहीं पर करना है, यहाँ पर, यहाँ आपको धातु निकालनी है। ठीक है, क्या निकालोगे, धातु। भाई आसमान में ई प्रत्यय जोड़ दो, आसमानी बन गया, लेकिन बना तो ये संज्ञा से है ना, संज्ञा से प्रत्यय जोड़कर बना तो वो तदित प्रत्यय कहलाता है। और अगर आप धातु में प्रत्यय जोड़ोगे तो वो आपकी कृदंत क्रिया कहलाती है। अब बात आपको समझ आई या नहीं। अब आता है भाई सामान्य क्रिया। भाई सामान्य क्रिया का मतलब वाक्य में एक क्रिया हो, ठीक है, एक ही क्रिया हो। पहले क्रिया तो समझ लो भाई, नया टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जैसे आप आए, आओ, गए, चलो, नहाए, रोए, वह खाया, उसने हंसा, उसने पिया, जहां एक क्रिया मिले बस समझ लो वहां सामान्य क्रिया है। अब आती है भाई सहायक क्रिया। क्या आती है, सहायक क्रिया। ठीक है भाई, सहायक क्रिया क्या होती है कि मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, संयुक्त क्रिया में बताई थी मैंने ये बात, किसमें बताई थी, संयुक्त क्रिया में। देखो, दीक्षा लिखा करती होगी, करती होगी को मिटा दो और दीक्षा लिखा तो आप नहीं समझे, लेकिन जब आपने इसके सहायक क्रिया लगाई करती होगी तब आप इसको समझे, इस मुख्य क्रिया को समझे। तो सहायक क्रिया वही होती है जब आप मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट समझे। मुख्य क्रिया क्या होती है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट या पूरा करने के लिए हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ वाक्य के निर्माण में मदद करती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। और ये परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी गई है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है भाई, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है भाई,
तो ये होती है आपकी क्या, सहायक क्रिया। क्या होती है, सहायक क्रिया। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैं गया हुआ था, मैं गया हुआ था। तो यहाँ क्या है, मुख्य क्रिया है गया, और हुआ था क्या है, सहायक क्रिया। तो भाई ये क्या है, ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करता है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करता है। जैसे मैंने एक वाक्य और लिखा, क्या, कि लड़का अखबार को, किसको, अखबार को जल्दी पढ़ डालता है, जल्दी पढ़ डालता है। तो देखो यहाँ क्या है, पढ़ आपकी क्या है, मुख्य क्रिया है, ये आपकी मुख्य क्रिया है, और डालता है आपकी सहायक क्रिया है। दोनों को मिला दोगे तो संयुक्त क्रिया बन जाएगी। तो देखो भाई, इतना हटा दो, तो लड़का अखबार को जल्दी पढ़, अगर इससे आगे वाक्य ना हो तो आप समझ नहीं पाएंगे कि जल्दी पढ़ कद डालता है, लेकिन जैसे मैंने लिखा डालता है तो आप इस पढ़ के मतलब को समझ गए। ठीक है भाई। अब आती है भाई सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया कहती है स माने साथ में, जाति माने मेरी जाति, मतलब एक क्रिया सब एक ही धातु से बनी हो। देखो देखो, जैसे खा धातु है, खा क्या है, धातु, और खा धातु से हमने दो क्रिया बना दी। कैसे, एक तो खाना, ना प्रत्यय जोड़ दिया, और एक या प्रत्यय जोड़ दिया, खाया। ठीक है क्या, तो ये क्या है, यही सजातीय क्रिया है कि जब आप एक ही धातु से दो क्रियाओं का निर्माण कर दो, वही आपकी सजातीय क्रिया है। क्या है भाई, यह क्या है, आपकी सजातीय क्रिया है। देखो, राम ने खाना खाया, तो ये भी खा धातु से बना, ये भी खा धातु से बना। ये खे धातु से खेलना, खेल, खेल धातु से खेल बना, खेला बना। ठीक है, चल धातु से चाल बना, चल, ये किससे बना है, चल धातु से। चल धातु से चलना भी बनता है, चाल भी बनता है, चली भी बनता है। लड़ धातु, लड़ धातु से क्या बना, लड़ धातु से लड़ाइयां बना, लड़ी बना। और चढ़ धातु से क्या बना, चढ़ाई बना और चढ़ी बना। तो मतलब जहां एक ही धातु से दो क्रियाएं बनाई जाए, मतलब एक कर्म और एक क्रिया बनाई जाए, तो वो आपका क्या होता है, सजातीय क्रिया होता है। ये खाना क्या है, कर्म, और खाया क्या है, क्रिया। देखो कैसे, खाना क्या है, कर्म है। कोहली ने अच्छा खेल खेला, मैं पूछूं क्या खेला, तो आप बोलोगे कि मैम खेल खेला। उसने अच्छी चाल चली, क्या चली, चाल, तो चाल क्या है, कर्म। भगत सिंह जी ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, क्या लड़ी, लड़ाइयां, तो लड़ाइयां आपका कर्म हुआ। मैंने बहुत ऊंची चढ़ाई चढ़ी, मैंने बहुत ऊंची क्या चढ़ी, चढ़ाई। तो देखो, तो आप परिभाषा समझो कि अगर आप एक धातु से एक तो क्रिया का निर्माण करो और कर्म का निर्माण करो, वो आपकी सजातीय क्रिया कहलाती है। ठीक है भाई, ये था आपका सजातीय क्रिया। संभावनात्मक क्रिया ये नहीं आएगा भाई यहाँ। ठीक है, संभावनात्मक क्रिया को अभी भूल जाओ। अब आता है क्रियार्थक संज्ञा। क्या, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक क्रिया, सॉरी, क्रियार्थक संज्ञा क्रिया। अब देखेंगे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन इसके बारे में भाई बहुत पूछा जाता है कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, सदैव एक वचन होती है और पुल्लिंग रूप में होती है। सीधा सीधा भाई यही क्वेश्चन आएगा कि क्रियार्थक संज्ञा
एक वचन और पुल्लिंग होती है। नहीं भाई, अलंकार। अच्छा, हाँ ठीक है, अभी व्याकरण कंप्लीट होगा भाई। जिन शब्दों के माध्यम से क्रिया अथवा कर्म का बोध होता है वहां क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। एक परिभाषा अपनी लैंग्वेज में बोलो। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, लिखो भाई यही परिभाषा। क्या क्या लिखोगे कि जब, ये वाली परिभाषा जरूर लिखनी है जो मैं हाथ से लिखवा रही हूं। क्या कि जब क्रिया का प्रयोग, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो, ठीक है, जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो या संज्ञा के स्थान पर हो, वो आपका क्या कहलाता है? क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे व्यायाम करने से सेहत से लाभ होता है, ठीक है। शराब पीना, देखो भाई नाम कौन सी क्रिया है? यो शराब और पीना, ये नाम बोधक क्रिया है। शराब पीना कौन सी क्रिया है? वो सॉरी, नाम बोधक क्रिया। व्यायाम करना कौन सी क्रिया है? नाम बोधक क्रिया। लेकिन ये कहाँ आई है? ये संज्ञा के स्थान पर आई है, क्योंकि हमारी क्रिया, हमारा नियम है कि क्रिया हमेशा अंत में आएगी। लेकिन व्यायाम करना, पढ़ाई करना, शराब पीना, पढ़ना लिखना, ये आ गए स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कर्ता आता है और कर्ता हमेशा संज्ञा सर्वनाम होता है। तो ये आप कह सकते हो कि संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर अगर हम क्रिया का प्रयोग कर दें तो वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। मतलब जहां क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग होती हो उसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका क्रियार्थक संज्ञा। तो ऐसे समझना, ठीक है। टहलना एक फेमस वाक्य है भाई, इस क्रिया का फेमस वाक्य है क्या? कि टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, के लिए अच्छा है। तो देखो क्रिया, टहलना क्या है? क्रिया है, लेकिन ये कहाँ आ गई? संज्ञा के स्थान पर आ गई। तो जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में हो वो क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है और हमेशा एक वचन और पुल्लिंग होती है। एक वचन और पुल्लिंग होती है। शराब, हाँ जी, शराब तो स्त्रीलिंग है। यही तो, अरे यही तो पढ़ाया था मैंने, नाम बोधक क्रिया। कहा था ना, नाम धातु क्रिया और नाम बोधक क्रिया में एक ही अंतर है, एक छुटकू सा अंतर है भाई, नाम धातु। देखो नाम धातु क्रिया कहती है संज्ञा सर्वनाम विशेषण में विभिन्न प्रत्यय जोड़ो। लेकिन नाम बोधक क्या कहता है? नाम बोधक कहता है कि संज्ञा और विशेषण में क्रिया जोड़ दो, नाम बोधक बन जाएगा। मैंने लिख दिया शराब पीना। क्या? शराब पीना। तो देखो भाई, शराब क्या? कॉफी पीना। तो शराब आपका क्या है? संज्ञा। कॉफी क्या है? संज्ञा। और हमने इसमें क्रिया जोड़ दी तो ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी नाम बोधक क्रिया बन गई। क्या बन गई? नाम बोधक क्रिया बन गई। अब आता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया होती है भाई नकल, अनुकरण। मैं तुम्हारे मतलब अनुकरण का मतलब होता है नकल। कैसे? शब्दों जैसे थप, थपाना, बनाना, एक शब्द थप, थपाना, हुई ना नकल। खह, खहाना, खट, खटाना, ये क्या है? खट खटाना। हिन, हिनाना, कप, कपाना, झिन, झिनाना। तो देखो यहाँ भी झिन और यहाँ भी झिन, यहाँ भी खट, यहाँ भी खट, यहाँ भी थप, यहाँ भी थप, यहाँ भी कप, यहाँ भी कप, यहाँ भी हिन, यहाँ भी हिन। तो देखो अनुकरणात्मक क्रिया कहती है कि जब किसी वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति हो, देखो थप आ गया फिर थप आ गया, और इसमें लास्ट वाली में आना प्रत्यय जुड़ा है, और आना प्रत्यय जुड़ते ही ये क्या बन गई? क्रिया बन गई। ठीक है। अब आता है भाई विधि क्रिया। विधि क्रिया एक आती है भाई, विधि क्रिया। विधि क्रिया की सिंपल सी परिभाषा है, वो क्या? कि यहाँ आपको आदेश दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आज्ञा, आदेश या हुक्म दिया जाएगा।
ठीक है, क्या दिया जाएगा? आज्ञा, आदेश या हुक्म। आज्ञा, आदेश, ऑर्डर, ऑर्डर या हुक्म। ठीक है, हुक्म दिया जाएगा, यहाँ से तुरंत भाग जाओ, सारे शांत बैठ जाओ, यहाँ से सभी 9 2 11 हो जाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो भाई ये क्या है? ये विधि क्रिया है। अगर किसी वाक्य में आदेश, आज्ञा या हुक्म दिया जा रहा हो और वहां क्रिया पूछ ले तो समझ लेना वह कौन सी क्रिया है? वहां विधि क्रिया है, विधि। ठीक है भाई, क्या है? विधि क्रिया। अब वो एक आता है समापिका क्रिया। ये वही है, सेम है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। समापिका क्रिया कुछ नहीं है भाई, वही है कि जहां वाक्य की समाप्ति क्रिया पर हो। हर वाक्य की समाप्ति क्रिया पर ही होती है। मैं खाना खाती हूँ, समाप्त हो गई। मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ, समाप्त हो गई। तो देखो भाई, कोई क्रिया की समाप्ति, ठीक है, वाक्य की समाप्ति अगर क्रिया पर हो, ठीक है भाई, देखो, खेलते हैं, करती है, बनाती है, भाई क्रिया क्रिया पर समाप्त हुआ है ये वाक्य। देखो वाक्य जो यहाँ क्या है? वाक्य क्रिया पर समाप्त हुआ है। किस पर? क्रिया पर। और क्रिया पर समाप्त हुआ है, वाक्य क्रिया पर समाप्त हुआ है। और जहां वाक्य क्रिया पर समाप्त हो वो समाप्ति क्या होगा? समापिका क्रिया होगा। याद रखना, हर वाक्य समापिका क्रिया होता है भाई। मैं खाना खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं लेटता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं घर सजाता हूँ, मैं लाइट जलाता हूँ। हर वाक्य के अंत में क्रिया आएगी और वो समाप्त ही होगी। ठीक है भाई, तो जहां वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो, मतलब उस वाक्य का जो वो समाप्त हो वो क्रिया पर होना चाहिए, वहीं आपकी समापिका क्रिया होगी। अब आता है भाई असमापिका क्रिया, है ना, अपोजिट आ गया इसका। अब देखो भाई, असमापिका क्रिया, आपकी क्लास 6:10 से स्टार्ट, 5:10 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो मैंने सोचा अगर क्लास लेट होती है तो मैं थोड़ा और टाइम ले लूं। देखो, असमापिका क्रिया, जो क्रिया वाक्य के अंत में न आकर वाक्य में अन्य कहीं आ जाए, मतलब समझे? वहां तो क्रिया सिर्फ वाक्य के लास्ट में आएगी। क्या? कहाँ आएगी क्रिया? वाक्य के लास्ट में। ठीक है, वाक्य के अंत में क्रिया आएगी, वाक्य के अंत में। ये भी नहीं समझ सकते आप सबसे अच्छा इसको समझोगे। ठीक है, कैसे? कि वाक्य के अंत में क्रिया आए, वाक्य के अंत में क्रिया आए, वाक्य के अंत में क्रिया आए तो वो आपकी क्या कहलाती है? समापिका क्रिया कहलाती है। और असमापिका, जहां क्या हो कि अंत में ना आकर कहाँ आए? कहीं भी आ जाए, वाक्य के अंत में न आकर बीच में आ जाए या शुरुआत में आ जाए, कहीं भी आ जाए। ठीक है, जैसे सामने बहता हुआ गुलाब बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो भाई, बहता भी आपकी क्या है? क्रिया है। डाल पर चहचहाती हुई चिड़िया कितनी सुंदर है, तो चहचहाती हुई, तो चहचहाती आपका क्या है? हुई भी। ठीक है, ये रहा बहता हुआ और चहचहाती हुई, ये क्या है आपकी? ये आपकी क्रिया है जो वाक्य के अंत में ना आकर वाक्य के स्टार्टिंग में आई है, तो इसको बोलेंगे असमापिका क्रिया। देखो, जिस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ अंत में क्रिया हो वो तो होगा समापिका, और जिस वाक्य में बीच में हो या स्टार्टिंग में हो वो होगा असमापिका क्रिया। जिसमें दो वाक्य हो, अरे नहीं, जिस वाक्य, देखो आप यही तो बात नहीं समझे। समापिका क्या होता है? देखो समापिका में एक बात पर अड़े रहो, समापिका क्रिया में एक बात होगी, वो क्या? कि क्रिया जो आएगी वो वाक्य के अंत में आएगी, बस।
वाक्य के अंत में। और असमापिका, असमापिका क्रिया क्या होगी? असमापिका क्रिया में क्रिया जो होगी वो वाक्य के प्रारंभ में या बीच में, वाक्य के प्रारंभ में या बीच में, बस यही अंतर है। वाक्य के प्रारंभ में या बीच में आएगी, बस ये है आपकी समापिका और असमापिका। ठीक है भाई। और कल हम करेंगे प्रश्न क्रिया की, हम कल करेंगे प्रैक्टिस। हाँ, एक क्रिया आपकी और रह गई, वो क्या है? देखो मैं आपको बताती हूँ। एक होती है आपकी तात्कालिक क्रिया, वैसे आती नहीं है इतनी, पर आपको इसकी एक ट्रिक बताऊंगी। ठीक है, क्या बताऊंगी? एक ट्रिक बताऊंगी तात्कालिक क्रिया की। एक क्रिया होती है तात्कालिक, जो वाक्य में आपको क्या मिल जाए? ते ही मिल जाए। क्या मिल जाए? ते ही मिल जाए, तो वहां होती है आपकी तात्कालिक क्रिया। क्या होती है? तात्कालिक क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा क्या? वह खाना खाते ही सो गया। वह खाना खाते ही सो गया। तो जहां आपको ते ही मिले और ऑप्शन में तात्कालिक क्रिया हो, जहां आपको ते ही मिले और ऑप्शन में क्या हो? तात्कालिक क्रिया हो, तो समझ लीजिए वहां आपको तात्कालिक क्रिया लगाना है। ठीक है। वह नहाते ही मंदिर चला गया। वह नहाते ही मंदिर चला गया। तो देखो क्या आया है? ते ही आएगा। ये रहा ते ही। अगर ते ही आ जाए तो वो क्या होती है? तात्कालिक क्रिया होती है। क्या होती है जी? क्या होती है भाई? तात्कालिक क्रिया। अरे 5 वाक्य दे चाहे 10 वाक्य दे, अगर क्रिया बीच में आ गई है तो समझ लो असमापिका क्रिया है। और जो लास्ट में ही रही तो तत्काल, वो तो समापिका है। तो भाई ये थे आपके क्या थे? ये आपकी तात्कालिक क्रिया थी। क्या थी भाई? तात्कालिक क्रिया। एक होती है आपकी पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया। क्या होती है? ये मैंने आपको बताया या नहीं बताया? एक होती है भाई पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया, ये होती है भाई। देखो कृदंत क्रिया तो हम पढ़ चुके, नाम धातु भी पढ़ चुके। एक होती है पूर्ण क्रिया, एक होती है अपूर्ण क्रिया। इनको भी समझ लेते हैं। ठीक है भाई। यहां मैंने लिख दिया पूर्ण क्रिया। ठीक है, वाक्य से समझेंगे, वाक्य एग्जाम्पल से। पूर्ण क्रिया और एक होती है अपूर्ण क्रिया। क्या होती है? अपूर्ण क्रिया। ठीक है भाई, वाक्य से समझेंगे हम। परिभाषा कब तक याद करोगे? वाक्य से समझो। हिम्मत जी हमारे गुरु थे। ठीक है, हिम्मत जी हमारे गुरु थे। और मैं लिख देती हूं क्या? कि हिम्मत सोता है। क्या लिख दिया मैंने? बहुत काम की चीज है, पढ़ लो। हिम्मत सोता है, हिम्मत जी हमारे गुरु थे। ठीक है, मैंने कहा हिम्मत पढ़ता है। क्या? हिम्मत पढ़ता है। और मैंने एक वाक्य और बनाया कि वो क्या है? हिम्मत शाम को
हिम्मत सुमित को मूर्ख समझता है। मूर्ख समझता है। देखो भाई, मैंने आपके सामने 4 वाक्य लिखे। अब मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि आप पहचानोगे कैसे कि पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, अरे नहीं, आज ही पढ़ लो। देखो, हिम्मत सोता है, हिम्मत पड़ता है। देखो, आप एक बात बताओ, मैं यहां समझता है को ढक लूं, ढक लिया मैंने। हिम्मत सुमित को मूर्ख, अरे यार ये तो गायब ही हो गया। हिम्मत, देखो हिम्मत सुमित को मूर्ख समझता है। अगर देखो मैं मूर्ख से आगे कुछ ना लिखूं, आप वाक्य को पढ़ो, हिम्मत सुमित को मूर्ख, आप समझे पूरा वाक्य। जैसे मैंने लिखा समझता है, तो आपने इस क्रिया के माध्यम से समझा इस पूरे वाक्य को कि ये क्या है, कि भाई सुमित को मूर्ख समझता है। ठीक है, तो आप इस मूर्ख के अर्थ को, मूर्ख क्या है, विशेषण है। मैं मूर्ख को हटा दूं, सपोज करो मैं मूर्ख को हटा देती हूं। चलो, हिम्मत सुमित को समझता है, हमें पता ही नहीं क्या समझता है। मैंने लिखा हिम्मत सुमित को मूर्ख समझता है। तो ये क्या है, जब आप देखो इस शब्द से हमें क्रिया का पता चला। अगर मैं इस शब्द को हटा दूं तो हमें सब तब समझ आई। तो जहां आपको एक शब्द के माध्यम से आप पूरे वाक्य का अर्थ समझो, तो समझ लो वहां क्या है, अपूर्ण क्रिया है। हिम्मत जी हमारे गुरु थे, मैं गुरु हटा दूं, मैं लिख दूं हिम्मत जी हमारे थे, पता ही नहीं भाई क्या थे, अपूर्ण है। लेकिन मैं लिख दिया गुरु थे, हिम्मत जी हमारे गुरु, क्या पता हिम्मत जी हमारे गुरु होया करते थे, कुछ भी हो सकता है। तो नहीं, जब मैंने थे लिखा तो आप इस अर्थ का मतलब समझे, इस शब्द का मतलब समझे। और यहाँ देखो भाई, पूर्ण है, सोता है, पढ़ता है, खाता है, पीता है, ये पूर्ण वाक्य है। तो भाई ये क्या है, पूर्ण और अपूर्ण क्रिया थी। ठीक है भाई, अब कल आपके लिए संयुक्त क्रिया के भेद पढ़ाए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं कल क्वेश्चन आंसर के साथ। मैम आज लेट हो गया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कभी कभी ज्यादा भी पढ़ लिया करो।